हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अभी इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे। किस चीज़ का क्वेश्चन बैंक सर, जो हमने ऐसे 210 अभी अभी रिवाइज किया है उस पार्ट का क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल सर। तो मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिट। उसमें आइए सर हम लोग क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। आप मेरी इस बात को ध्यान रखना पहले, क्वेश्चन बैंक करने से पहले, कि क्वेश्चन बैंक करना उससे पहले आप ये जो रिवीजन किया है ना हमने ऐसे 210 का, उसको जरूर सुन लेना एक बार। 15 मिनट का रिवीजन है। अगर किसी को वर्ड बाय वर्ड पूरा 100% चेक करना है, समझना है, तो वो उससे पहले वाला एक और वीडियो ऐसे 210 का उसको रेफर कर सकता है, 1 घंटे का। 15 मिनट में पूरा रिवीजन है, उसको रेफर कर लीजिए अगर आपको रिवीजन करना है। और आपकी रिवीजन कंप्लीट कब होगी सर, हमारा ऐसे 210 कब कंप्लीट होगा सर, इतनी वीडियोस आ गई इस पे। ये तब होगा जब आप ये वाला क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं किए, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम में कैसे आप लिख के आओगे, गलती होने के पूरे चांस है। पहले नेट में प्रैक्टिस करता है एक बैट्समैन, एक बॉलर, तभी वो क्रिकेट के ग्राउंड पे परफॉर्मेंस कर पाता है अच्छी। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि घर पे, कि आपको ऐसे 210 आता है क्या, एग्जाम में आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। ये जो वीडियो है ये सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है ओनली, सीए फाइनल लेवल के लिए अभी नहीं है। सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन बैंक अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही वो हो जाएगा रेडी हम लोग उसका भी आपको वीडियो देंगे। एक बार प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक ऐसे 210 का। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। बिल्कुल सर, डन है, परफेक्ट दिख रहा है सर। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये सीए इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक है, ऐसे 210। हाँ जी सर, आपको नाम पता ही है, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या है सर, एंगेजमेंट को एग्री कर लेंगे क्लाइंट से जब हम कोई भी ऑडिट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल है सर। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें दोस्त 4 टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं किसी भी ऐसे किसी भी चैप्टर में आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू बेस्ड, नंबर 2 करेक्ट इनकरेक्ट, नंबर 3 थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं आपके, जहां पे आपको पूरा थ्योरी लिखना होता है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको वो पॉइंटर्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी, जहां पे अगेन थ्योरी ही है बट केस स्टडी फॉर्म में वो क्वेश्चन है। तो आपको प्रिपेयर हम लोग 100% करवाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ना अगर स्किप करते हैं आपका लॉस है इसके अंदर, क्योंकि आप एक बार रिवीजन कम कर लो किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट की, बट जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, जो भी समझ रहे हो, उसके क्वेश्चन आंसर जरूर सोल्व कर लेना, उसका क्वेश्चन बैंक जरूर सोल्व कर लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल है, किसी भी टीचर का, जिसका भी अवेलेबल है। आप नहीं अवेलेबल है तो खुद बना लेना भाई क्वेश्चन, पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर बैठ करके लिख करके देख लेना जरूर। उससे 2 चीजें होंगी। नंबर 1 आपको पता लगेगा एक्यूरेट कितने हो, आपको वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर कितना आता है। 10 मार्क्स अगर मान लो एक चैप्टर में से पूछ रहा है तो आपने कितने स्कोर किए, उसमें से 8 किए, 10 किए, 6 किए, 4 किए, कितने किए। सेकंड चीज, उस 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए जितना टाइम मिलता है एग्जाम में, आपने कितना टाइम लिया अटेम्प्ट करने में। तो आपकी प्रिपरेशन तभी 100% होगी जब आपका एक्यूरेसी लेवल निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। और वो आप जब तक लिखने नहीं बैठोगे, जब तक आप क्वेश्चन बैंक करोगे नहीं अपने हाथ से सोल्व, वो आपको समझेगा नहीं। कितना भी आप रिवाइज कर लो, कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज कर लो, एक रिस्क लेकर के जाते हो आप एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन बैंक सोल्व किए बिना गए हो तो। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक पे इतना फोकस करते हैं। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल मानते हैं हम लोग। अभी हम लोग आपके साथ क्वेश्चन बैंक एक एक क्वेश्चन आपके साथ सोल्व करेंगे। बिल्कुल सर, यही तो मैं चाहता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं पहले जय श्री राधे।
सर पहला एमसीक्यू क्या बोलता है सर? पहला एमसीक्यू क्वेश्चन ये बोलता है एज पर एसे 210 द ऑडिटर शुड एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद, किसके साथ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म ऑडिटर एग्री करता है? सर हमें याद है मैनेजमेंट के साथ सर और टीसीडब्ल्यूजी के साथ सर, दोनों के साथ करता है। हाँ सर दोनों के साथ ही करता होगा या करता है? सर ऐसा याद आ रहा है दोनों के साथ करता है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, किसी किसी कंपनी में मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी होता है और टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट होता है किसी किसी कंपनी में, और किसी किसी कंपनी में मैनेजमेंट भी होता है और टीसीडब्ल्यूजी एक अलग टीम होती है टीसीडब्ल्यूजी की, दो चार्ज विद गवर्नेंस। तो जहां पे अलग है वहां पे तो दोनों आएंगे, मैनेजमेंट के साथ भी और टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी आपको एग्री करना पड़ेगा। जहां पे एक है वहां तो बात ही खत्म। तो वैसे प्रैक्टिकली लॉजिकली तो आप यही बोलोगे ना सर दोनों हैं, हम ये मान रहे हैं, तो दोनों के साथ एग्री करेंगे, मैनेजमेंट एज वेल एज टीसीडब्ल्यूजी एंड टीसीडब्ल्यूजी। तो आप देखो क्या मैनेजमेंट है ओनली, क्या टीसीडब्ल्यूजी है ओनली, या मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी है, या मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी है? सर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी है। ऐसा नहीं है कि दोनों है तो दोनों में से एक के साथ एग्री कर लिया तो काम चल गया, नहीं, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ हम लोग अपने टर्म्स को एग्री करते हैं। ये देखिए फर्स्ट का सी, फर्स्ट का ही देखना आंसर, बाकी रेफर नहीं करना है आपको, चीटिंग मत करना। फर्स्ट का सी ये देखो, फर्स्ट का सी आपने नीचे देख लिए होंगे बट चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। सेकंड सर, इफ लॉ और रेगुलेशन prescribes in sufficient detail the term of audit engagement, the auditor dash record them in a written agreement except management acknowledged on the same। कि अगर एक चीज बताओ, अगर लॉ या रेगुलेशन ने बता दिया कि ऑडिटर को ऐसे काम करना है, उसकी ये टर्म्स होंगी ऑडिट एंगेजमेंट की, किसी लॉ ने बोल दिया, तो क्या आपको फिर से उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है रिटर्न के अंदर और मैनेजमेंट से एग्री करवाने की जरूरत है? नहीं सर, फिर से जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आपको तो यही लग रहा है ना कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, अगर मैनेजमेंट समझता है उस चीज को कि हाँ ये लॉ बोल रहा है और ऑडिटर इस लॉ के हिसाब से ऑडिट करेगा और हमें ये चीज पता है, एक्नॉलेज करके दे रहे हैं हम लोग ऑडिटर को, तो फिर ऑडिटर को फिर से एक एंगेजमेंट लेटर बना करके उसमें वही टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है और उनको एक्नॉलेज फिर से करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर मैनेजमेंट उसको समझ रहा है कि ये लॉ है ऑडिटर पे एप्लीकेबल है, ये कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल है और इसके हिसाब से ऑडिटर ऑडिट करेगा, उसकी टर्म्स ये रहेंगी, वो लिख करके दे रहा है, ऑलरेडी लिख करके दे रहा है, वो उसको पता है वो लॉ है वहां पे, तो उस केस में आपको फिर से रिटर्न एंगेजमेंट लेटर में एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है या उनको फिर से उस लेटर में लिखने की नीड नहीं होती। द ऑडिटर नीड नॉट, यस सर यही लग रहा है, रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में फिर से उन्हीं टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है जो किसी लॉ या रेगुलेशन ने पहले से डिफाइन कर दी है और वो मैनेजमेंट समझता भी है और एग्री भी कर रहा है, हाँ हमें पता है, ठीक है सर। नीड नॉट, शेल नीड टू, नहीं सर, मे नीड टू, ऑल ऑफ दीज सर नीड नॉट कि उसको रिकॉर्ड करने की फिर से नीड नहीं है। सेकंड का सर ए। थर्ड क्वेश्चन सर, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। सर याद है ना रिकरिंग ऑडिट के केस में क्या होता है? हाँ रिकरिंग ऑडिट के केस में हम लोग, एक सेकंड, हाँ जी, रिकरिंग ऑडिट के केस में आपने बताया था सर कि ऑडिटर है ना रिवाइज तब करता है, रिमाइंड तब करवाता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को जो पहले एग्री हुई थी। रिकरिंग का मतलब आप पहले कर चुके हो ऑडिट, फिर से कर रहे हो, तो सर हम पहले वाले एंगेजमेंट लेटर को ही इस बार भी बेस लेते हैं। बिल्कुल सर आपने बताया था। तो क्या ऑडिटर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है? सर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर वैसे सर्कमस्टांस अराइज हो गए, वैसी चीजें आ गई तो रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज रिवाइज करने की नीड नहीं होती। तो सर आप पढ़ते हैं इसका आंसर। देखो एक चीज और याद रखना कि जब आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करें ना, स्पेसिफिकली एमसीक्यू, तो आप ये देखना ऑप्शन में जाने से पहले एक ये हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। जब आप बार बार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हैबिट बनेगी। कुछ एमसीक्यू में हो सकता है वैसा पॉसिबल ना हो पाए डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन कुछ एमसीक्यू में आप ये चीज कर सकते हो कि जब आप कोई लाइन पढ़ोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ोगे, तो पहले माइंड में फ्रेम कर लेना कि हाँ यार हमारे हिसाब से हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट ये था और हमें याद है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। तो फिर देखना उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं मैक्सिमम केसेस में दो ऑप्शन तो डिलीट ही हो जाएंगे, कि दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, बचेंगे दो। वहां पे फिर आपको कॉल लेनी है, वो आपने जितनी बार रिवाइज किया होगा, आपने समझा होगा, उसके बेस पे आप उसका आंसर देंगे। तो दो ऑप्शन तो आपके डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि सर सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है, आपने से ही निकलवाया है मैंने ये चीज कि हाँ सर सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। हमेशा हम रिकरिंग ऑडिट में चेंज करके देंगे एंगेजमेंट लेटर, क्या फायदा है? आपने पिछली बार 10 पॉइंट डाल के दिए थे, इस बार वही 10 पॉइंट लगने हैं, तो क्या बार बार थोड़ी ना देते रहोगे लिख करके सेम चीज? तो
कब करेंगे? जब कुछ चेंज हुआ, सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शेल रिवाइज और रिमाइंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू मैनेजमेंट। कि रिकरिंग ऑडिट में जब आप फिर से ऑडिट करने जाओगे, क्या ऑडिटर रिमाइंड करना पड़ता है ऑडिटर को? ये बोल रहा है ऑडिटर रिमाइंड करवाता है या रिवाइज करता है एंगेजमेंट टर्म्स को? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? फिर तो ये होना चाहिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं सर, फॉल्स भी नहीं है, करवाता है, बट हमने क्या बोला? सर्कमस्टांस बेस्ड होता है वो। तो सर ऑप्शन सी देखो ना, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस चेंजेस वाले होंगे, रिमाइंड करवाने वाले होंगे, तो हम लोग वो चीज़ करेंगे एज ए ऑडिटर। नन ऑफ दिस, तो ये तो है ही नहीं। तो सर इसका है थर्ड का सी, थर्ड का सर है सी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चन बैंक की कि आप क्वेश्चन बैंक जब एमसीक्यू स्पेसिफिकली आप सोल्व करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा यार वहां पे ये चीज थी हमारे हिसाब से। तो 2 ऑप्शन तो आपके वहीं खत्म हो गए, 50% तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एन ऑडिटर शेल इंश्योर अबाउट डैश बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट। आप ऑप्शन मत देखो, पहले मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। हाँ जी सर, देख रहे हैं, क्यों इतना? ठीक है सर, हम कर रहे हैं, हम नाजुक से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सिखाएंगे तो हम सीखेंगे। अरे बिल्कुल, मैं आपको सबसे बेस्ट सिखाना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम निकले। मेरा पर्पज़ है आपका एग्जाम सोल्व करवाना। आपके एग्जाम पेपर में जब मार्क्स आएंगे ना, एग्जामिशंस आएंगी, पास होंगे आप, उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती दोस्त, एक पढ़ाने वाले के लिए। कुछ उससे बड़ा नहीं होता जब उसका पढ़ाया हुआ कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन क्लियर करता है चीज़, और उसकी जो खुशी है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। प्यार से एक बार बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? आप खुद बताओ। क्या ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उसे ये देखना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी ऑडिट फर्म की, कि क्या वो एक्सेप्ट करें, उनके पास टाइम है, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उस इंडस्ट्री का या रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। क्या आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ जी सर, ये चीज़ हमने SQC 1 में, ऐसे 200 में, ऐसे 220 में पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हुई तो SQC 1 और ऐसे 200 के ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं मेरे, आप वहां देख सकते हैं। और ऐसे 220 का इसके बाद वीडियो आएगा, हम उसमें भी ये चीज डिस्कस करेंगे कि एज ऑडिटर, ऑडिट फर्म, आप देखते हो कि इंडिपेंडेंस है आपकी फर्म के अंदर जब आप एक ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, और पेपर भी उसका बनता है, एक वर्क पेपर बनता है प्रॉपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो हाँ जी सर, ये चीज़ हम चेक करते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें चेक करते हैं। तो अब देखते हैं सर ऑप्शंस क्या बोल रहा है। एन ऑडिटर शेल इंश्योर अबाउट डैश बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट देयर ओन, खुद की नॉलेज, उस सीए फर्म की, उस ऑडिटर की खुद की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाँ जी सर, ये चीज़ देखेगा। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का सेक्शन याद है, सेक्शन 177। क्या ऑडिट कमेटी का होना या ना होना आपके ऑडिट एक्सेप्ट करने पर कोई फर्क डालेगा क्या? नहीं सर, इससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है सर, ये तो नहीं लग रहा है। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इश्यूज, यस सर, ये चेक करेंगे एज ए ऑडिटर, एज ए सीए फर्म कि हमारी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट मीट है क्या, बिकॉज ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इंडिपेंडेंट तो पहले ही होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस तो सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी, तो इंडिपेंडेंस तो सर चेक करेंगे ही। रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उस कंपनी में अगर इंटरनल ऑडिट हुआ है, नहीं हुआ, वो कितना रिलायबल है, क्या वो चेक करेंगे क्या? नहीं सर, उससे एक्सेप्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो है तो हो सकता है हम फिर अपने रिस्क, जो हम कंप्लायंस टेस्टिंग करते हैं, जहां पे हम रिस्क निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर्स के अंदर, तो उनके लिए हम लोग ये फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। बट ऑडिट एक्सेप्ट करने ना करने के लिए हम ये फैक्टर्स हमारे लिए इतने मैटर नहीं करते हैं, इतने क्या बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए हमारे हिसाब से सर, जितना हमें पता है, जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 सर, खाली ऑप्शन 1 तो नहीं है। ऑप्शन 1 एंड 4 सर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 1 एंड 3 मिल गया ना। ऑप्शन 1 एंड 3 अपना खुद का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस इश्यूज कुछ है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं सर, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो फोर्थ का देखो आप क्या है, फोर्थ का है सी, फोर्थ का है सी। और इस क्वेश्चन को आप एक थोड़ा सा हल्का सा एक इंपॉर्टेंट सा मार्क कर लें। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, अब तो आप इसको निकाल देंगे। फिफ्थ सर, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, ये वही ऊपर जो हमने पढ़ा था, रिकरिंग ऑडिट पूछ रहा है। तो सर रिकरिंग ऑडिट में तो एक क्वेश्चन बनता है, रिवाइज और रिमाइंड कब करवाना है, आपको ही पता है ना। ऐसे 210 में क्या क्वेश्चन बनेगा रिकरिंग ऑडिट में, यही बनेगा। तो ये देखो,
ऑडिटर में इशू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर इफ, कब ऑडिटर एक न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा, कब करेगा, जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हाँ जी सर उस केस में करेगा, जब कोई चेंज हुआ हो टीसीडब्ल्यूजी या ऑनर में, मतलब टीसीडब्ल्यूजी मतलब सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ हो या ऑनरशिप में कोई चेंज हुआ हो, हाँ जी सर तब करेगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नीड्स टू बी अल्टर, कि कोई स्पेसिफिक टर्म्स डालनी हो, कुछ एडिशन ऐड करना हो कुछ ऑडिटर को अपनी तरफ से, या कुछ डिलीट करना हो, मॉडिफिकेशन करनी हो किसी भी टाइप की टर्म्स के अंदर, एग्जिस्टिंग टर्म्स के अंदर, तो हाँ जी सर उस केस में भी एक नया एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर दे सकता है रिकरिंग ऑडिट में, जो पहले भी ऑडिटर ने ऑडिट किया है उसके अंदर। हाँ जी सर तीनों केसेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा सर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ का आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। ये देखिए फिफ्थ का हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। सर सिक्स बता दीजिए। बिल्कुल सिक्स देखो, इफ ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि जहां मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलता है कि सर ऑडिटर साहब ये चेंज कर दो ये वाली टर्म्स, तो जिससे एश्योरेंस लेवल कम हो रहा है आपका, तो क्या उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? बोल रहा है द ऑडिटर शेल, क्या मैनेजमेंट की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, जाओ हम नहीं करते, या डिटरमाइन करे कि क्या उसके पीछे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। सर ये सुना सुना लग रहा है, सुना सुना नहीं, यही सुना हुआ है आपका कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट दे रहा है किसी भी चेंज करवाने के लिए एंगेजमेंट टर्म में, जिससे कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस निकल के आ रहा है, तब तो ठीक है, तब तो आप कंसिडर करोगे। तब भी आपको देखना है क्या वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन ठीक है नहीं है, चेंज करना पड़ेगा, तब आप एक बार सुन सकते हो उनकी बात। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा तो आपको कंटिन्यू करना है, आपको माननी नहीं उनकी बात। तो आप इस केस में क्या बोलोगे, जहां पे मैनेजमेंट ऐसी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप देखते हो कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शन। रिजेक्ट द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, नहीं सर डायरेक्टली थोड़ी मना कर देंगे सर, एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे। नहीं सर मानेंगे क्यों, हमारा इंश्योरेंस लेवल कम हो रहा है सर, हमारे काम पे स्कोप पे लिमिटेशन लग रहा है, नहीं सर हम नहीं मानेंगे। डिटरमाइन इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, हाँ जी सर ये लग रहा है यही है। और शेल नॉट एंटरटेन एनी सच रिक्वेस्ट इन एनी केस, नहीं सर ऐसा नहीं होता कि एंटरटेन ही नहीं करेंगे, उनको उनसे बात ही नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, ये करेंगे डिटरमाइन कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन उनके पास है, कोई रीजन दे रहे हैं जिससे वो, जिसकी वजह से वो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, उनके पास कोई रीजन है क्या? अब ऐसे क्लाइंट कभी नहीं करता, ऐसे मैनेजमेंट कभी नहीं करता। आप ऑडिट करने गए, आज आ गया 11 बज गए हैं, चलो ऑडिटर को है ना जाकर के टर्म्स में चेंज करवा के आते हैं। अरे 1 बज गया दोपहर का, चलो ऑडिटर को बोलते हैं टर्म्स में चेंज कर दे अपने ऑडिट की। अरे आज मंगलवार है, आज तो चेंज करते हैं, आज ऑडिट टर्म्स में चेंज करवाते हैं। ऐसे थोड़ी करेगा मैनेजमेंट, तो उसके पास कोई रीजन रहा होगा और वही रीजन आपको पूछना होता है, लेना होता है, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना होता है। प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। आइए सर सेवेंथ सिक्स्थ का सर एक बार आंसर दिखा देंगे। हाँ जी सिक्स्थ का है हमारा सी, ये देखो सिक्स्थ का है सी। अब देखो सेवेंथ पे आते हैं। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, हमने आपको बताया था ना चार्ट में कि अगर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर मैनेजमेंट जो रिक्वेस्ट करता है, ऑडिटर को लगता है कि ये रिक्वेस्ट आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, आप टर्म्स में चेंज नहीं कर पाओगे बिकॉज मैनेजमेंट रीजन जो दे रहा है वो जस्टिफाइबल रीजन नहीं है, तो अपने ओरिजिनल टर्म्स के साथ आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। लेकिन उस केस में अगर मैनेजमेंट आपको काम करने नहीं दे रहा, कंटिन्यू करने नहीं दे रहा, तो ऑडिटर क्या करता है सर, विड्रॉ कर लेता है, हाथ जोड़ देता है और चलता है कि चलो मैं चलता हूं, मेरे को आप दुआओं में याद रखना, मैं नहीं कर सकता ऑडिट, ओरिजिनल टर्म्स पे कर सकता हूं अदरवाइज नहीं कर सकता। तो नहीं करने दे रहा तो विड्रॉ कर लो और देखो एंड है, एंड देखो आपकी क्या कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल प्रोफेशनल लायबिलिटी है कम्युनिकेट करने की टीसीडब्ल्यूजी को, क्यों आप छोड़ करके जा रहे हो, और शेयर होल्डर्स को या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई लीगल अथॉरिटी है उसको। तो यही सर ऑप्शन देखते हैं। विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट ये तो करना ही है सर, डिटरमाइन अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल लीगल ऑब्लिगेशन ये भी करना है सर, तो बोथ एंड भी सर दोनों होंगे। सेवेंथ का आएगा सी कि दोनों चीजें ऑडिटर को करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट एट्थ पे आते हैं अब हम लोग। एसए 210 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसए 210 ऑडिटर की किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है? क्या वो डील करता है कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा? सर उसका तो एसए उसका तो सर अलग से एसए है जिसका आप वीडियो देंगे हमें। हाँ जी बिल्कुल, एसए 240। नेक्स्ट सर लॉ एंड रेगुलेशन कंसीडर करता है। सर उसका भी एक डिफरेंट एसए है जिसका आप हमें अगेन वीडियो देंगे, हमें पता है
आप वीडियो लेकर के आएंगे ना, बिल्कुल ऐसे 240 250 सबका वीडियो आएगा। तो सर ये भी नहीं है। कम्युनिकेट करोगे आप मैंडेटरी शेड्यूल को? नहीं सर, ये तो स्पेसिफिक अलग होता है। इसका अगर डेफिशिएंसीज है तो 265 हो गया, की ऑडिट मैटर्स है तो मतलब ऐसे करके अलग ऐसे, इसका भी आप बोल सकते हो कि ऐसे 265 है जो आपके एग्जाम के लिए वैसे एप्लीकेबल ही नहीं है, आईपीसी के लिए तो इंटरमीडिएट के लिए। सर हाँ, ऐसे 210 में ये है सर, ये है नाम इसका, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यस, तो 8th का आएगा आपका डी, 8th का आएगा आपका डी। आइए सर 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज टू बी सेंट इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ, सर किस केस में हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं? कंपनी होनी चाहिए, नॉन कंपनी हो, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या कंपनी क्लाइंट्स हैं? सर सबके केस में भेजना चाहिए। हाँ जी सर, क्योंकि लड़ाई तो सबके केस में हो सकती है, तो आप पहले ही टर्म्स पे एग्री कर लो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रस्ट हो, एचयूएफ हो, बैंक हो, नॉन बैंकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, लॉस मेकिंग हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्लाइंट हो, सबके साथ एंगेजमेंट में एंटर कर लो। सबके साथ आप रिटर्न में एंगेजमेंट में एंटर कर लो कि आप ये काम करने वाले हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। पहले ही सारी लड़ाई का जड़ आप खत्म कर दो। तो ये सर हम हर एक क्लाइंट केस में करते हैं, करना चाहिए प्रैक्टिकली। ऑल ऑफ दिस सर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज टू बी सेंट इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ ऑल ऑफ दिस, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बैंकिंग कंपनी हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। हर जगह हम लोग एंगेजमेंट पहले एग्री करेंगे, टर्म्स को एग्री करेंगे। सर 9th का है डी। ओके सर, नेक्स्ट 10th बताइए। 10th पे आते हैं। ये देखिए, ये केस स्टडी आ गई। सर केस स्टडी है, बट आप देखना केस स्टडी कितनी आसान है, लॉलीपॉप केस स्टडी है। क्या है सर? साहिल मित्तल एंड कंपनी, हमारी कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज़ बीन अपॉइंटेड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड का हमें ऑडिट मिला करने के लिए। अब जब हम ऑडिट कर रहे हैं, मैं इसको बता देता हूं आपको, आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ऑडिट, अब आप ऑडिट कर रहे हो तो कंपनी के MD साहब आए। MD साहब बोलते हैं CA साहब, हमने कहा बताइए सर, आप है ना कुछ टर्म्स के अंदर चेंज कर लो सर। मैंने कहा सर चेंज तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सर नहीं, चेंज कर लो प्लीज़, ये एंगेजमेंट में ये टर्म्स हैं आपकी, इसमें से ये वाली टर्म हटा दो, ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मान लो कंफर्मेशन की थी, ये कंफर्मेशन नहीं दिलवा पाएंगे, इसको आप हटा दो। नहीं सर ये तो हट नहीं सकता सर, कंफर्मेशन तो चाहिए, अदरवाइज हम कैसे बोलेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा। तो MD ऑडिटर ने पूछा, ऑडिटर फिर क्या बोलता है, अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर वो बोलते हैं सर चेंज कर लो, हमारे पास रीज़न है। फिर आप बोलते हो अच्छा रीज़न है आपके पास, तो बताओ क्या रीज़न है आपके पास जिसके बेस पे हम चेंज करें। तो वो रीज़न बताते हैं, जो रीज़न से क्या हो रहा है, आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग रही है उस चेंज से, रीज़न बताया उसने। लेकिन CA साहब जो साहिल मित्तल जी हैं, उनको लगता है जो उन्होंने रीज़न दिया है ना, वो रीज़न बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने रिक्वेस्ट जो डाली है चेंज करने की, क्योंकि लिमिटेशन लग रही है। अगर कोई ऐसा चेंज करना होता, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस अराइज हो गया होता जिससे हमारे स्कोप पे कोई लिमिटेशन नहीं लग रही और जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारी किसी बात की लड़ाई थी, हम चेंज कर देते। बट ये जो रिक्वेस्ट है चेंज करने की, इससे हमारा स्कोप लिमिट हो रहा है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देनी पड़ेगी हमें। तो उस केस में ऑडिटर साहब ने बोल दिया कि सर हम नहीं चेंज कर सकते। तो वो अब जो फर्म है, जो मेरी फर्म है जो ऑडिट करने गई है, उसको अब अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए। उसको बोल रहे हैं सर, मैंने बोला कि मेरे को ये वाले पेपर्स दिखा दो, मतलब मान लो मैं फिक्स एसेट चेक कर रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स दिखा दो। कह रहे नहीं सर हम नहीं दिखा सकते, हमारे पास नहीं है। मैंने बोला कि मेरे को डंप निकाल के दे दो, मतलब एक लेजर निकाल के दे दो, स्क्रूटनी करनी है, एक्सपेंसिव चेक करना है, मान लो कि सर हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते। कहने का मतलब है वो काम करना कंटिन्यू नहीं करने दे रहे हैं ओरिजिनल टर्म्स, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल टर्म्स पे कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैंने तो चेंज के लिए एग्री नहीं किया, तो वो मेरे को कंटिन्यू नहीं करने दे रहे हैं। तो एज अ ऑडिटर आप क्या करोगे सर? दो चीजें, बहुत आसान है, विड्रॉ कर लेंगे सर, हम हाथ जोड़ देंगे, हे प्रभु आप किसी और से ऑडिट करवा लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड, क्या 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 चेक करेंगे कि हमारी कोई लीगल, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई भी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है प्रोफेशनल उस टाइप की कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा रीजंस के साथ TCWG को, एज वेल एज शेयर होल्डर या कोई लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अगर है तो कम्युनिकेट कीजिए और वहां से आ जाइए वापस। ठीक है सर, तो इसमें सर आपने ऑप्शन बता ही दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन A एंड B, ऑप्शन A एंड B वही बोल रहा है, विड्रॉ कर लो और कम्युनिकेट कर दो, आपकी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट कर दो और आप चले जाओ। ठीक है सर, आप देखते हैं 10th का क्या आंसर है। 10th का है D,
ये सर आप इतनी बार बता चुके हो, इतनी बार बताने का सर आपको पर्पज़ क्या है? क्योंकि आपने एक चीज़ को कम से कम सर 10 बार एक्सप्लेन कर दिया। दोस्त मेरा पर्पज़ खाली ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखेगा ना इसे 210 से, आप बोलोगे थैंक गॉड हमने इसको पढ़ा था, थैंक गॉड हमने इसके क्वेश्चन सोल्व किए थे और हमारा अब ये क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो गया है। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे मेरे साथ उतनी बार आपको कंफर्ट आएगा इस स्टैंडर्ड के ऊपर, और आपको फिर से उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप एक या दो बार फिर देखोगे एग्जाम से पहले तो भी आपको पूरा 100% ग्रिप रहेगा इसके ऊपर। आइए, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस जो इसमें होती है वो कौन से में डिफाइन होती है? ऐसे 210 में होती है सर। प्री कंडीशन ऐसे 210 में सर डिफाइन की गई हैं। 11th का सर बी, 11th का बी। 12th, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय, सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है? क्लाइंट ऑडिटर को देता है या ऑडिटर क्लाइंट को देता है? सर ऑडिटर क्लाइंट को देता है। ऑडिटर क्लाइंट को बोलता है कि ये टर्म्स है, इस पे आप एग्री कर लो, एक्सेप्ट कर लो इनको, तब हम ऑडिट एंगेजमेंट आपका स्टार्ट कर लेंगे। तो ऑडिटर क्लाइंट को देता है। ऑडिटर शेयर होल्डर को, ऑडिटर किसी डायरेक्टर को स्पेसिफिकली नहीं देता, कंपनी को रेफर करता है। जिस कंपनी ने उसको अपॉइंट किया एज ऑडिटर, जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको अपना ओपिनियन देना है, तो ऑडिटर क्लाइंट को देता है। सी, ऑडिटर विद क्लाइंट। सर दिखा दो एक बार, बिल्कुल 12th का सी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, सर आईसीआई ने ऐसे 210 किसके जनहित में जारी किया है? जो ऐसे 210 जो निकाला है, इस क्वेश्चन का मतलब है किसके इंटरेस्ट के लिए निकाला है, किसके जनहित के लिए जारी किया है? सर ऑडिटर के लिए किया है, क्लाइंट के लिए भी किया क्या? हाँ जी सर, क्लाइंट के लिए भी तो किया ना, कि क्लाइंट को भी तो कन्फ्लिक्ट रहेगा ना। ऑडिटर की खुद की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना खत्म हो रही है, क्लाइंट के साथ खत्म हो रही है ना, तो क्लाइंट को भी तो फायदा मिल रहा है उस चीज का। तो ये ऐसे 210 का फायदा आईसीआई ने निकाल रहे किसको दिया है? दोनों को, क्लाइंट एज वेल एज ऑडिटर। बोथ द क्लाइंट एंड ऑडिटर, यस सर, बोथ द क्लाइंट एंड ऑडिटर। बाकी ऑप्शन देखने की आपको नीड ही नहीं है। तो आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शन तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे नहीं। ये हैबिट बना लेंगे ना, आपके एमसीक्यू में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ है जो लोग करते हैं, मैं भी करता था। या आप बोलोगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें करना पड़ता है कि हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन हम आधा पढ़ लेते हैं, इंटरप्रेट नहीं करते और ऑप्शन देखते हैं अच्छा, और हमें जो सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो वहाँ चिपकाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप देखो कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, रिवाइज किया हुआ है आपने, याद आ रहा है आपके माइंड में, हाँ जी, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, आप देखो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए, फिर देखो नीचे 4 ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा, अगेन इसके अंदर एक प्रोविजो है प्रोवाइडेड कि आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, रिवाइज किया है, तभी। डन, ठीक है सर। तो सर हम रिवाइज कर रहे हैं ना आपके साथ, आपके साथ रिवाइज करेंगे, हम हर चीज़ रिवाइज करेंगे सर, आप करवाते जाएं, हम करते जाएंगे। बिल्कुल प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपका कोई भी इशू है, चैलेंज है लाइफ में, राधे राधे बोलते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस 100% गारंटी मिलेगी। बिल्कुल सर। लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज इशूड सो दैट, सर लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्यों इशू करते हैं? मैंने बताया आपको, इसलिए इशू नहीं करते कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, ठीक है, इसलिए इशू करते कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। अगर हमारे बीच में कुछ गैप है ना किसी चीज़ को लेकर के, तो वो गैप कम हो जाए, इसलिए हम एंगेजमेंट लेटर इशू करते हैं, ना कि इसलिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। गैप कम होगा तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिक है। गैप कम हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग में तो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक बढ़ी। खाली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंगेजमेंट लेटर देते हैं। बिल्कुल सर। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज इशूड सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज, नहीं सर। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस, सर ये तो उल्टा बोल रहा है, नन ऑफ देम, नहीं सर। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस, की मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ग्रेटर एक्सटेंट नीचे आ जाएगी। सर मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खत्म हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। डन सर। 14 का देखो आप क्या है, 14 का है आपका सी। ओके सर। नेक्स्ट 15, द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल इंक्लूड। एग्रीड टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, आपको जितने पॉइंट याद आ रहे हैं माइंड में आप बोलो, हाँ ये सब होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, पीयर रिव्यू वाला पॉइंट होता है सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट होता है सर, वो सारे होते हैं। आप देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हाँ जी सर, डन, टिक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, हाँ जी सर ये भी होता है। एप्लीकेबल FRF, हाँ जी सर ये भी होता है कि आइडेंटिफाई करके देते हो आप कि ये FRF क्लाइंट के ऊपर लग रहा है, वो आप लिख करके देते हो कि
कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एएस इंडेस के हिसाब से, बैंकिंग का कंपनी का करने जा रहे हो तो बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के हिसाब से, इंश्योरेंस कंपनी का तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 वो उसका एफआरएफ हो गया उसके हिसाब से, तो वो आपका एफआरएफ होता है, वो एंगेजमेंट लेटर में भी आप लिखते हो। ऑल्दो हमने जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर हमने ये मेंशन नहीं किया, मैंने बोला था आपको कि वो जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफआरएफ, ये भी इंक्लूड हो सकता है। तो सर इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। 15th का आएगा सर आपका डी। नेक्स्ट उसके बाद सर 16, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट ऑफ अ फर्म बाय द सेम ऑडिटर, अगर एक ऑडिटर फिर से ऑडिट करने गया है, रिकरिंग का मतलब पिछले साल भी उसने किया था, इस बार फिर से कर रहा है, तो क्या उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में चेंज करने की जरूरत है हमेशा? सर अगर सरकमस्टांस हुए ना तो चेंज करना पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले करवाया था। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। रिक्वायर फ्रेश लेटर ऑफ एंगेजमेंट, नहीं सर फ्रेश लेटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं चाहिए हमेशा। रिक्वायर रिवीजन लेटर, रिवाइज का मतलब पहले वाले में ही कोई चेंज कर दिया, फ्रेश का मतलब और पूरा ही नया दे दिया आपने, सर नहीं। डज नॉट रिक्वायर एनी लेटर ऑफ एंगेजमेंट, सर ऐसा तो होता नहीं है कि कोई लेटर ऑफ एंगेजमेंट ही नहीं चाहिए, लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो चाहिए होगा, चाहे पुराने वाला दो आप। हाँ जी सर, डज नॉट रिक्वायर एनी लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन सर उस केस में अंटिल अनलेस देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज, कि सर इसका क्या है यहाँ पे जो डज नॉट रिक्वायर एनी लेटर ऑफ एंगेजमेंट है, इसका मतलब है कि कोई और एंगेजमेंट लेटर नहीं चाहिए। पुराने वाला जो एंगेजमेंट लेटर है वो डीम्ड माना जाता है, हम ऐसे ही बोल के क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा 10 साल तक हम ऑडिट करेंगे, क्योंकि फर्म की जो अपॉइंटमेंट होती है आपको पता है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए होती है। अगर इंडिविजुअल है तो एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म 5 ईयर्स के लिए होगी, तो 5 ईयर्स के लिए आप पहले ही बोल देते हो कि ये टर्म्स रहने वाली हैं, तो क्लाइंट को पता है कि अगले साल में यही टर्म्स होंगी, तो आपको फिर से लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डीम्ड इशू है, पहले से मान लिया गया है कि वो इशूड है। तो लेकिन कब करना पड़ेगा? अंटिल अनलेस देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज, तो अगर चेंज ना हो तब तक वही रहेगा, कोई लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करने की जरूरत ही नहीं है अगर कोई चेंज ना हो। ठीक है सर, तो 16th का आएगा आपका डी। 17 बोल रहे हैं सर, फैक्टर्स दैट में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर, कौन से फैक्टर के बेस पे क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करता है कि एंगेजमेंट में चेंज कर लो, टर्म्स में चेंज कर लो, या आप खुद चेंज करते हो? जो हमने पढ़ा था रिवीजन होता है। कहाँ क्यों होता है सर? क्योंकि एक इंडिकेशन होता है कि एंटिटी आपके स्कोप को मिसअंडरस्टूड कर रही है, आपके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को। डन। एक कोई चेंज हो गया सर सीनियर मैनेजमेंट में, सर ये रिकरिंग ऑडिट के अंदर से पूछ रहा है, बट ये तरीका पूछने का तरीका दूसरा है। रिकरिंग ऑडिट के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ गए एमसीक्यू में, लेकिन सब में पूछने का तरीका अलग है, तो हमें वही सीखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कि किस तरीके से ही क्वेश्चन आई से ही पूछ रहा है, मेन वो चीज़ भी होती है। अ रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, हाँ जी सर। अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, हाँ जी सर। एनी ऑफ देम, तो इसका आएगा सर एनी ऑफ देम, कुछ भी इनमें से फैक्टर हो सकता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट में चेंज करने के लिए। तो आपका 17 का आएगा डी। नेक्स्ट सर 18 बता दो, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप, आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहे हैं, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो प्रायर टू एक्सेप्ट, ये मेन है कि अगर आपने अभी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया और आपके एक्सेप्ट करने से पहले ही वो लिमिटेशन लगा रहे हैं जिससे कि डिस्क्लेम करोगे आप ओपिनियन, तो सर ऐसा एंगेजमेंट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस अदरवाइज लॉ या रेगुलेशन आपको नहीं बोलता। तो देखो एमसीक्यू के आंसर पढ़ने से पहले आपने बता दिया, कितना आपने अच्छा तरीके से इसको समझा है, क्लासेस को पढ़ा है, रिवाइज किया है। हाँ जी सर, आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑडिटर शेल एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट, नहीं सर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट, हाँ जी सर बिल्कुल ये लग रहा है सर। द ऑडिटर क्विट हिज असाइनमेंट, नहीं सर क्विट की तो बात तब आएगी ना जब स्टार्ट किया हो, एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्विट कहाँ से करेंगे? तो क्विट की तो ये तो ऑप्शन ही गलत है सर बिल्कुल ही। एनी ऑफ देम, नहीं सर, तो इसका आएगा बी। 18 का आएगा बी कि हम लोग ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही हमारे पास नहीं करेंगे। सर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शेल बी रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करते हैं, या सर एंगेजमेंट लेटर के अलावा किसी और अदर फॉर्म ऑफ सुटेबल रिटन एग्रीमेंट में भी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी होता है कि हम एंगेजमेंट लेटर तो बोल रहा है, ऐसे ने बोला उसको एंगेजमेंट लेटर नाम दे दिया है, किसी और फॉर्म की रिटन लेटर होना चाहिए जिसमें आपने रिकॉर्ड किया हो टर्म्स को। तो सर एंगेजमेंट लेटर, हाँ जी सर ये तो है ही एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तो उसमें आप रिकॉर्ड कर लो उसको। तो सर इसका लग रहा है ऑप्शन हमारा बी कि
बी एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। इफ लो रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना एमसीक्यू का। अगर लो एंड रेगुलेशन लिख करके दे रहा है कि ऑडिट की एंगेजमेंट की टर्म्स ये होंगी, तो ऑडिटर को फिर से उनको लिख करके नहीं देना। अगर मैनेजमेंट वो चीज़ों को समझता है, लूज लो रेगुलेशन ने जो बोला है, अगर मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज करके दे रहा है कि हाँ जी हमें पता है कि इस लो के हिसाब से आपकी ये टर्म्स होंगी एंगेजमेंट की, तो हमें पता है वो चीज़ हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ऑडिटर को फिर से थोड़ी समझाना है, उनको फिर से थोड़ी ना लिख के देनी है वही चीज़ें सेम अपने एंगेजमेंट लेटर में। हाँ जी सर, ये इसका आंसर इसका ये लग रहा है। अब देखते हैं हमारे हिसाब से जितना हमने पढ़ा है। तो ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लो रेगुलेशन अप्लाइज एंड दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी। सर यही लग रहा है हमें, तो इतना कुछ है इसमें। द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट, नहीं सर ऐसा नहीं कि ऑडिटर रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट समझता ही नहीं उस लो रेगुलेशन को, मैनेजमेंट एक्नॉलेज ही नहीं करता कि उसको पता है उस लो रेगुलेशन के बारे में, तो आपको समझाना पड़ेगा। खुद से समझ रहे हैं तो क्या समझ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसे 210 आता है, आप मेरे को चिल्ला करके बोलो सर हमें आता है, बिल्कुल 100% पता है, आपने इतना पढ़ा दिया, तो क्या मैं फिर से कोई वीडियो डालूंगा इसकी रिवाइज करवाने के लिए? आपको ऐसे 210 आता है अच्छे से, आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कर लिया, तो क्या मैं फिर से आपको ऐसे 210 ही पढ़ाता रहूंगा क्या? बार बार पढ़ाता रहूंगा क्या? एक एक डीप में एक एक वर्ड समझाता रहूंगा क्या? आपको पहले से ही पता है, पहले से आता है वो। तो ऐसे मैनेजमेंट को पहले से पता है, उस लोअर रेगुलेशन ने बोला है ऑडिट एंगेजमेंट की ये टर्म्स हैं, और अब वो मैनेजमेंट उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई हमें पता है, तो क्या उन टर्म्स को आप फिर से डालोगे क्या अपने एंगेजमेंट लेटर में? नहीं सर, फिर से नहीं डालेंगे, यही क्वेश्चन है। द ऑडिटर नीड्स टू रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट, नहीं सर, नन ऑफ द वो, नहीं सर, पहले वाला है। डन। तो 20th का आपका है ए, 20th का है आपका ए। सर 21, हाँ जी, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, क्लाइंट आपको कब रिक्वेस्ट करता है कि आप ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज कर लो, कि आपकी नीड फॉर द सर्विस में कुछ चेंज हो गया, उसको लग रहा हो कि कुछ सर्विस में चेंज हो गया हो, कुछ एडिशनल सर्विसेज उसको चाहिए ऑडिट के टाइम पे, तो वो हो सकता है आपको बोले कि सर ये भी ऐड कर लो अपनी सर्विसेज के अंदर। अब मिसअंडरस्टैंडिंग, वो आपके स्कोप को ही मिसअंडरस्टैंड कर रहा है और आपको बोल रहा है आप चेंज कर लो। मान लो आपको सैम्पलिंग करनी होती है ऐसे 530 के हिसाब से, बट वो आपको बोल रहा है 100% चेक करके दो सर, आप टर्म्स में चेंज करो कि 100% चेक करोगे आप, नहीं सर नहीं 100% चेक करो, तो ये वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो उस केस में वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो मैनेजमेंट, या सर्कमस्टांस से ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन लग गई है। मान लो सर्कमस्टांस से रिस्ट्रिक्शन लगने का मतलब होता है दोस्त, जैसे मान लो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अभी कोरोना वायरस की वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारी प्लांट लोकेशन बंद हो, तो उस केस में एज ऑडिटर ऑडिट तो आपने करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है, तो वहां पे आपको मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन करना हो, मान लो इन्वेंट्री रखी हुई है उनकी, आपको चेक करनी हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी जाना, सब लॉकडाउन में सब बंद है, तो आप चेक नहीं कर पाओगे, तो ये सर्कमस्टांस की लिमिटेशन है। सर्कमस्टांस ऐसे मैनेजमेंट चाहता है कि आप जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, बट आप नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। कोविड-19 है, आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल है, घर रहोगे तो सेफ रहोगे, तो घर से बाहर जाओगे तो रिस्क है, तो आप फिजिकल इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे बोलोगे इन्वेंट्री के जो नंबर हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो एक लिमिटेशन लग गई ना स्कोप के ऊपर, आपका एश्योरेंस लेवल कम हो गया ना, तो ये एक सर्कमस्टांस के द्वारा इंपोज की गई लिमिटेशन है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको आपके पास रिक्वेस्ट आ सकती है मैनेजमेंट से, क्लाइंट से, कि अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में टर्म्स को चेंज कर लो, रिवाइज कर लो। तो ये इनमें से सर कोई भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। 21 का आएगा सर डी, ऑल ऑफ द अबव। 22 सर, इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ऑडिटर को ये लगता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है मैनेजमेंट चेंज करने के लिए एंगेजमेंट में, एंड इफ द ऑडिट वर्क जो परफॉर्म किया है वो कंप्लाई कर रहा है ऐसे के साथ टू द चेंज एंगेजमेंट, द रिपोर्ट इशू वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने रिवाइज किया था अभी इससे पहले, जो एक 10 मिनट का वीडियो था, 15 मिनट का वीडियो था, उसके अंदर कि अगर आप टर्म्स को चेंज करते हो, रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने दी, आपने चेंज कर लिया, तो जब आप अब ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो उस ऑडिट रिपोर्ट में आप अपने ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर के बारे में कुछ नहीं बोलते, ना ही कुछ बोलते हो आपने जो प्रोसीजर लगाए होंगे बेस्ड ऑन आपके जो ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर था, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बिकॉज अब आपने जो ऑडिट किया है वो रिवाइज लेटर ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से, रिवाइज टर्म के हिसाब से किया है, रिवाइज जो टर्म्स रिवाइज हुई है उसके हिसाब से। तो ये इसका सर यही है, द ऑडिटर टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑडिटर वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म इन ओरिजिनल एंगेजमेंट। ऐसी कोई रेफरेंस आप मत देना अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है सर। 21 का आपका, 22 का आपका है ए। 23, द ऑडिटर
द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर कब ऑडिटर प्री कंडीशन पे मैनेजमेंट से लिखवा के लेगा कि प्री कंडीशन आप एक्सेप्ट करो कि प्री कंडीशन है। वहाँ पे 3 चीज़ें थी प्री कंडीशन में, एफएस को बनाना और प्रेजेंट करना, एफआरएफ के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल को बनाना, लगाना और मेंटेन करना, और आपके सारी इन्फॉर्मेशन देना और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। तो कब एक्सेप्ट करवाते हो आप मैनेजमेंट से? ऑडिट खत्म होने के बाद, या ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, या ऑडिट करते टाइम पे, या कभी नहीं करवाते? सर ऑडिट स्टार्ट होने से पहले। तो ऑप्शन देख लो, बिफोर कंफर्मिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। हाँ, जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश जब हो रही है उस टाइम पे, उससे पहले ही करते हो ना। हाँ जी। आफ्टर कंफर्मिंग, और एक हमने एग्री कर लिया कि हाँ हमारी टर्म्स ये हैं, हम एग्री कर रहे हैं, हम एज ऑडिटर और एज ए मैनेजमेंट। चलो अब 5 दिन के बाद, सर वो प्री कंडीशंस के ऊपर बता दो। अरे जब एग्री कर रहे थे टर्म्स को तभी तो वो टर्म का पार्ट था, तब क्यों नहीं बोला आपने एज ऑडिटर? तो उस आफ्टर थोड़ी होगा। अरे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, आपको किसी कंपनी ने एज ए ऑडिटर अभी अपॉइंट नहीं किया, उस कंपनी में वो करेगी आपको कंपनी अपॉइंट, उस कंपनी में पहले चले गए। अरे प्री कंडीशन बता दो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। अरे आपको ऑडिटर अपॉइंट तो होने दो, आपके पास अपॉइंटमेंट का कुछ नोटिफिकेशन तो आने दो क्लाइंट की तरफ से कि हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। उसके बाद पहले उनको चाहने तो दो, आप पहले थोड़ी चले जाओगे। उसके बाद आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट इशू कर दो, और उसके बाद बोलो अरे ये लो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है, आज मान लो डेट है 15 में, साइन हो गई है, अब 16 मई को आते हैं। अरे वो प्री कंडीशन आप एक्सेप्ट करके दे दो हमें, जो प्री कंडीशन थी 3। अरे डेट रिपोर्ट दे दी आपने, उसके बाद थोड़ी करोगे। तो ये कब करते हैं सर? जब ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑडिट की जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जब टर्म्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से, टर्म्स जब एग्री करवा रहे हैं उस टाइम पे, उससे पहले ही तो हम ये चीज़ करते हैं। हाँ जी सर। तो इसका आएगा 23 का ए। 24 एंगेजमेंट लेटर क्या है सर? एंगेजमेंट लेटर क्या है, कब रिक्वायर्ड होता है? इसका मतलब है एंगेजमेंट लेटर इज कब रिक्वायर्ड होता है? जब ऑडिटर अपॉइंट होता है। हाँ जी सर। जब ऑडिटर रीअपॉइंट होता है, रीअपॉइंट का मतलब होता है नेक्स्ट एजीएम में रेटिफिकेशन किया जाता है वैसे, बट अमेंडमेंट आ चुकी है कंपनी एक्ट के अंदर इसके ऊपर, उसकी चर्चा हम कंपनी ऑडिट के अंदर करेंगे। तो पहले ऐसा होता था कि कंपनी ऑडिटर को हर साल रीअपॉइंटमेंट किया जाता था, उसका रेटिफिकेशन किया जाता था OR पास करके हर एजीएम के अंदर हर साल। तो क्या सर जब फिर से रीअपॉइंट कर रहे हैं उस ऑडिटर को, तो क्या एंगेजमेंट लेटर लगेगा क्या? डिपेंड करता है इसमें, क्या है डिपेंड करता है। जब ऑडिटर अपॉइंट होगा तब तो सर होगा ही होगा, जब नया ऑडिटर अपॉइंट होगा तब तो एंगेजमेंट लेटर बनेगा। लेकिन जब वही ऑडिटर रीअपॉइंट होएगा अगले साल, तो क्या फिर से एंगेजमेंट लेटर देंगे? ऑडिटर को फिर से एंगेजमेंट लेटर देना है, फिर से एंगेजमेंट लेटर के ऊपर हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे ऑडिटर एंड क्लाइंट। सर डिपेंड करता है किस पे? सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है सर। तो यही है नोट। देखो जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तब तो रिक्वायर्ड होता ही है, जब रीअपॉइंट होता है तो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होता। नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शन। कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जब ऑडिटर रीअपॉइंट होता है तो उस केस में भी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स पे हो सकता है फिर से बात करनी पड़े। ठीक है, तो सर इसका आएगा D, A एंड C। 24 का आएगा D, 24 का D। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग टू ग्रेटर एक्सटेंट। कि मिसअंडरस्टैंडिंग की जो पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, उसको कौन सी चीज़ इन चारों में से कम करती है? सर एंगेजमेंट लेटर ही कम करता है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? देखो स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, स्टेटमेंट जो ICAI इशू करता है, जैसे स्टैंडर्ड्स इशू करता है वैसे ICAI कुछ स्टेटमेंट्स भी इशू करता है। तो क्या वो क्लाइंट को आप बताते हो क्या कि ICAI ने ये स्टेटमेंट्स इशू किया है? तो अरे उन स्टेटमेंट्स को क्लाइंट को कुछ करना ही नहीं है। गाइडेंस नोट, अरे क्लाइंट को क्या मतलब, वो गाइडेंस नोट आपके लिए इशू किया है। तो किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जब दोनों पार्टी के लिए एप्लीकेबल है तभी तो उस पर अंडरस्टैंडिंग उसी को बोलेंगे कि उसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उनके लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे ऑडिटर को चेक करना होता है FRF, मैनेजमेंट को FRF एडॉप्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो एज ऑडिटर आप ये लिखवा के लेते हो ना कि FRF आपने जो बनाया है वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से ही आपने एडॉप्ट किया है, नहीं किया, एक्सेप्ट किया है, नहीं किया। तो उनको पता है FRF क्या है। अब गाइडेंस नोट, स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड्स, उनको क्या पता? आप लिखवा करके थोड़ी ले लोगे उनसे कि स्टैंडर्ड समझते हो ना आप लोग, अरे उनको क्या पता। तो यहाँ इनके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात ही नहीं आ सकती। स्टेटमेंट्स के ऊपर, गाइडेंस नोट के ऊपर जो बात आएगी वो एंगेजमेंट लेटर के ऊपर आएगी। एंगेजमेंट लेटर के थ्रू आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट, इनकी तो आप बात ही नहीं करते हो क्लाइंट के साथ। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर, कि इनमें से एंगेजमेंट लेटर की टर्म कौन सी नहीं है? ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, हाँ जी सर ये होता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, हाँ जी सर ये भी होता है। फैक्ट दैट कि ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट जो हम करेंगे वो पीयर रिव्यू हो सकता है उसके ऊपर, ये भी आप लिख करके देते हो सर। ऑडिट प्लानिंग, क्या ये चीज़ लिख करके देते हो क्या कि हमारा ऑडिट प्लान ये होने वाला है, हम लोग ये चीज़ें करेंगे ऑडिट में, ये बंदा ये चीज़ चेक करेगा, ऑडिट टीम का ये पर्सन ये चीज़ चेक करेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग प्लान, ऑडिट प्लान तो आप मैनेजमेंट का शेयर नहीं करते ना, लिख करके इनको देते नहीं ना एंगेजमेंट लेटर में, नहीं सर नहीं देते हैं, तो ऑडिट प्लानिंग आपका इसका पार्ट नहीं होता है। तो 26 का आपका ऑडिट प्लानिंग आएगा कि कौन सी चीज़ इनमें से एंगेजमेंट लेटर का पार्ट नहीं होती है, ऑडिट प्लानिंग। नेक्स्ट, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जनरली शुड इंक्लूड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी वही ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, ये 26 27 क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शंस अलग होंगे, यही तो मजा है एमसीक्यू करने का, क्वेश्चन बाबू सेम है, प्रेजेंट करने का तरीका, पूछने का तरीका ही तो अलग है, तो ये करेंगे तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज 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 क्वेश्चन बैंक मैक्सिमम सॉल्व करें। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से कौन सा नहीं है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, नहीं सर ये होता है, हम लिख के देते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट वर्क, हाँ जी सर ये भी लिख के देते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग अ WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैनेजमेंट से हम लेंगे जहां जहां नीड पड़ेगी, हाँ सर ये भी लिख करके देते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन, कि ऑडिटर सैंपल कैसे सिलेक्ट करेगा, क्या हम वो चीज लिख के देते हैं क्या, नहीं सर ये नहीं लिख के देते, तो ये ही तो चीज़ है जो एंगेजमेंट लेटर का पार्ट नहीं होती। तो इसका आएगा आपका 27 का D, 26 का भी D था और 25 का हमारा C था ना, 25 का गया, हाँ जी 25 का C था, तो हमने टिक नहीं किया था तो अब हमने उसको टिक कर दिया। 28 सर 28 में क्या है, एज पर ऐसे 210 व्हेन एट मैनेजमेंट रिक्वेस्ट ऑडिटर डिटरमाइन करता है चेंज करने कोई टर्म ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट, द रिवाइज टर्म्स को, जो रिवाइज टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट की उसको ऑडिटर कहाँ रिकॉर्ड करता है, सर उस एंगेजमेंट लेटर में कर सकता है या कोई अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट में कर सकता है, कि मतलब मान लो मैनेजमेंट ने बोला ऑडिटर साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको चेंज कर दो एंगेजमेंट टर्म्स में, और उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दी और आप उसको चेंज कर रहे हो, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, शेल बी रिकॉर्डेड इन द एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर में तो रिकॉर्ड कर सकते हो क्या, कहीं और भी कर सकते हो, हाँ एक सप्लीमेंट एंगेजमेंट लेटर आपने बना के दे दिया, उसको बोल दिया अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तो अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट बोल सकते हैं उसको, तो दोनों में हो सकता है सर, एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट, आइदर A और C किसी में भी कर लो, दोनों चलेगा। 28 का D। 29 the use of an audit engagement letter is the best method of assuring that the auditor will have, कि सर जो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो स्टार मार्क एक तरीके से, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको कि ऑडिटर जब एंगेजमेंट लेटर देता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उसमें लिख करके देते हैं ना प्री कंडीशन, उसमें एक कंडीशन होती है कि हमें सर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आप एज ए क्लाइंट, तभी तो हम ऑडिट कर पाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देंगे, वाउचर्स का एक्सेस देंगे, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक्सेस देंगे, तो वो एक्सेस मांग रहे हो आप एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, कि हमें एक्सेस मिलेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो अब आप एक बार इसका ऑप्शन पढ़ो क्या बोल रहा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या एंगेजमेंट लेटर दे करके मैनेजमेंट के साथ एग्री करके आप ये इंश्योर कर रहे हो क्या कि मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देगा या आपको मिल जाएंगे, नहीं सर ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। सेकंड, एक्सेस टू ऑल बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स, हाँ सर ये है कि हमें सारे बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स मैनेजमेंट दे दें ऑडिट पर्पस के लिए, ये हम लोग फिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर से कॉर्पोरेशन मिल जाएगा हमें, एंगेजमेंट लेटर साइन करने से क्या होगा, अदर ऑडिटर से कॉर्पोरेशन मिल जाएगा, क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नन ऑफ द अबव, सर ये भी नहीं है, तो सर ये चीज़ है मेन कि हम लोग इसलिए एंगेजमेंट लेटर लेते हैं कि हमें एक्सेस, जो एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो मिल जाए, ये बी, इसका आएगा 29 का बी, कि हमें एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लाइंट दे दे, ठीक है सर 29 का बी। इसी के साथ हमारा MCQ सोल्व होते हैं सर, 29 MCQ थे, टाइम लगता है एक MCQ में, हमने 1 से 2 मिनट मिनिमम लगाए हैं, तो कम से कम 40-45 मिनट्स हमें तो MCQ में ही चला गया, 50 मिनट्स मिनिमम, ठीक है सर कोई नहीं, हम लोग MCQ को 100% करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है सर, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेक्ट इनकरेक्ट। ये 2-3 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट आ जाएगा। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। सर ये करेक्ट इनकरेक्ट में क्या होता है सर, आपको एक स्टेटमेंट लिख के दी होगी जहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है विद रीजन, कि करेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है। जैसे पहला है आपका द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द क्लाइंट ऑडिटर। सर हमने अभी पढ़ा, आपने बताया क्लाइंट ऑडिटर को नहीं भेजता है, ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप ऐसे 210 का रेफरेंस दें और बोले ऑडिटर क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर भेजता है, ना कि क्लाइंट ऑडिटर को। डन सर। Second, it is important for the auditor that each party should be clear about the nature of the engagement। ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हर एक पार्टी मतलब ईच पार्टी का मतलब ऑडिटर, यहाँ पे मतलब है ऑडिटर एंड क्लाइंट, ईच पार्टी का मतलब टू बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, कि वो क्लियर हो नेचर ऑफ एंगेजमेंट के लिए। क्या ऑडिटर के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है चीज, क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर एज वेल एज क्लाइंट, कि दोनों पार्टी सेम पेज सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे। तो ये सर नेचर ऑफ एंगेजमेंट मतलब काम, नेचर एंगेजमेंट में क्या होगा, स्कोप ऑब्जेक्टिव दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसको बोला नेचर। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सर, खाली ऑडिटर के लिए नहीं है। तो सर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या ये क्वेश्चन है ना, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लो, समझने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये, कि ये समझनी लाइन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्या ये ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नहीं लिखा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर एज वेल एज क्लाइंट, क्लाइंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑडिटर के लिए है, कि दोनों को नेचर ऑफ एंगेजमेंट इक्वल समझ में आए, सेम लेवल पे समझ में आए। तो सर ये आंसर देखो इनकरेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द ऑडिटर एंड द क्लाइंट, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सर, कि ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, इट मस्ट बी रिड्यूस राइटिंग, रिड्यूस का मतलब राइटिंग में लिखा जाना चाहिए, एंड शुड एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द वर्क, कि जो स्कोप ऑफ द वर्क को डिफाइन करे। ठीक है सर। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट हैव नॉट डिफाइंड इन एसए 210। ये बोल रहा है प्री कंडीशन जो एसए 210 की प्री कंडीशन जो ऑडिट की होती हैं, क्या वो एसए 210 में डिफाइन होती हैं? हाँ जी सर। ये क्या बोल रहा है, डिफाइन नहीं होती, तो बोलो इनकरेक्ट है भाई, और फिर प्री कंडीशन का रेफरेंस वहां दे दो और प्री कंडीशन लिख भी देना। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। उसके बाद एसए 210 does not require the auditor to agree management responsibility and engagement letter or other suitable। क्या ऐसे 210 में ये चीज़ लिखी जा सकती है क्या, आप खुद बताओ। ये बोल रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे 210 ये बोलता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है एंगेजमेंट लेटर के अंदर, या कोई भी सुटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिक्वायर नहीं करता कि आप लिखो। अरे नहीं, ऐसे 210 तो बोलता है, लिख के देता है कि आप लिखो एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो वो लिखो, वो बोलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सर इनकरेक्ट है। ऐसे 210 रिक्वायर्स बोलता है ऑडिटर को कि एग्री करो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एंगेजमेंट लेटर के अंदर। डन सर। इतने से थे सर एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट। अब आते हैं हमारे थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर। थ्योरी क्वेश्चन में सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये पढ़ना क्वेश्चन, अब इनमें आएगा मज़ा, और ये सज़ा भी है, ये मज़ा भी है, तभी तो सर इतना आनंद हमें आ रहा है। सज़ा क्या है, थोड़ा सा हमें लगता है कि सर थ्योरी है, बोर लग रहा है, बट आप बता रहे हो, इतना जोर से साथ समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो, तो हमें पता है ये हमने पढ़ा और यहाँ पे हमने सोल्व किया, वहाँ हमने पढ़ा, यहाँ हमने सोल्व किया, तो हमारा खत्म हो गया सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे 210 100% हमारा मार्क्स स्कोर करवाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, 100 नंबर का आए 100 नंबर का आएगा नहीं, कितने भी मार्क्स से सर क्वेश्चन पूछ ले, हम लोग ऐसे 210 को छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में, इसको नहीं बख्शेंगे, इसको हम करके आएंगे। यही तो आपसे चाहिए, बस ये चीज़ आपसे चाहिए, बाकी आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हूँ, राधे राधे हैं, भगवान है, हम लोग मिल करके सक्सेस प्राप्त करेंगे। ठीक है सर। R&D company, a firm of chartered accountant, have not revised the terms of engagement and obtained confirmation from the client for last 5 years despite change in business and professional environment। ये बोल रहा है कि क्लाइंट R&D कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने एंगेजमेंट की टर्म को रिवाइज नहीं किया और 5 सालों के लिए कंफर्मेशन ले ली कि वही एंगेजमेंट टर्म्स रहेंगी, जबकि बिजनेस में चेंज हुआ है, क्लाइंट के बिजनेस में चेंज हुआ है, आपके ऑडिटर के प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। हो सकता है जब वो ऑडिट कर रहे हो तब कारो 16 हो, अब कारो 20 आ गया हो सकता है कारो उससे पहले वाला हो सकता है जब वो ऑडिट कर रहे हो तब AS से बैलेंस शीट बनती हो क्लाइंट की, अब इंड AS से बनती हो। तो
उसमें चेंज आ गया, फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया, तो कंक्लूजन अगर आप दोगे ना इस क्वेश्चन का, तो कंक्लूजन में लिखोगे जो उन्होंने किया ना वो गलत किया, उन्होंने ऐसे 210 को फॉलो नहीं किया। ऐसे 210 210 ये बोलता है कि इन केस कोई ऐसे सर्कमस्टांस अराइज होते हैं जहां चेंज करना पड़ता है आपको, तो वहां आप चेंज करोगे, ऑडिटर को रिक्वायर होता है चेंज करने के लिए, तो उन्होंने उसको रेफर ही नहीं किया ऐसे 210 को यहाँ पे। तो लेकिन आपसे ये है ना कंक्लूजन नहीं मांग रहा, वैसे इस क्वेश्चन में आपसे कंक्लूजन मांग नहीं रहा कि उन्होंने सही किया गलत किया है। क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। ये बोल रहा है कंडीशंस बताओ दैट मे वारंट द रिवीजन इन द टर्म्स, की कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिससे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करनी पड़ सकती हैं, तो आपको वो कंडीशन लिखनी है, आपको कंक्लूजन में नहीं घुसना है इसके अंदर। सर ये कंडीशन है, ये देखो ये सारी कंडीशन हमने लिखी हुई है यहाँ पे, कर लेंगे बिल्कुल सर। उसके बाद द ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी, ये ऑडिट रिपोर्ट की जो सीरीज होती है इसकी भी हम आपको रिवीजन करवाएंगे, ऐसे 700 की सीरीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। 700 की सीरीज में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो एक कॉलम होता है, एक सेक्शन होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप वहां डालते हो। ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशंस जो होती हैं वो एक तरीके से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट एफआरएफ के हिसाब से एफएस देगा, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगा करके रखेगा, मेंटेन करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा, मैनेजमेंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर भी ऐसे 210 में भी बोली हुई है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे 210 में भी आप वहां बोलते हो जिसके बेस पे आपका ऐसे होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, वहां पे जो चीजें बोली है ऐसे 210 में वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो 3 पॉइंट में, 1 2 3, ये आपकी जो तीनों हैं ये ऐसे 210 के हिसाब से यहाँ पे बोल दी गई हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये आपका ऐसे 700 के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि 700 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 2 पॉइंट यहाँ डाल दिए। नंबर 1 कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के हिसाब से बनाना, ऑल्दो ये चीज़ आपकी प्री कंडीशन का भी पार्ट है, और एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है उसकी असेसमेंट करना, और गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही फिर बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, प्रेजेंट करना, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर 3rd पे, एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। इसको एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो। आप ये देखना ये कौन से आरटीपी, कौन से एमटीपी, कौन से टर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, या अगर वहां पे मॉक टेस्ट रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन लिखा, ब्रैकेट में लिखा है नवंबर 18 नवंबर 19, मतलब वो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख लेना कितना इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चंस का, इनको हल्के में मत लेना भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये हल्के में लेने वाले क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी फॉर्म में ऐसे ही आते हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है यार कर लिया होता, पढ़ लिया होता। प्लीज इसको सीरियसली करना। तो ये बोल रहे हैं सर आप ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो उस केस में एज ऑडिटर क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ जी सर एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले उनसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एक नया एंगेजमेंट लेटर में एग्री कर लेंगे, रिवाइज कर देंगे उस एंगेजमेंट लेटर को, डन। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दी तो ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से काम करने मैनेजमेंट आप दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर मैनेजमेंट देता है तो ठीक है कंटिन्यू कर लो, नहीं देता तो 2 चीजें हैं, विड्रॉ कर लो एंड कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को क्या रीजंस है जो आप विड्रॉ कर रहे हो, और कम्युनिकेट करो शेयर होल्डर्स को या रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि आपने विड्रॉ क्यों किया, विड्रॉ कर लिया है और विड्रॉ क्यों किया। इसको बोलते हैं आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल प्रोफेशनल लायबिलिटी जो है कम्युनिकेट करने की, उसको आप फुलफिल करोगे। एक और चीज सर आपने बताई थी कि अगर आप रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने दिया है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है एंगेजमेंट के अंदर चेंजेस को, और आपने नया एंगेजमेंट लेटर या रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बना लिया है, तो जब आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो आप पुराना वाला जो ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर था उसकी कोई भी रेफरेंस नहीं दोगे, एज वेल एज आपने कोई प्रोसीजर अगर परफॉर्म किया होगा बेस्ड ऑन ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर, उसका भी आप रेफरेंस नहीं दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ओके सर, डन। आप पढ़ना, आपको इसके अलावा कोई पॉइंट मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, कोई पॉइंट उसके अलावा इसके अंदर नहीं है। डन है सर। ये क्या है सर, फिर हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, आपने जो बोला उसको हम वैसे वैसे नहीं, चार्ट की फॉर्म में वैसे लिखोगे ना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रेजेंटेशन ऐसे करना पड़ेगा। आप चार्ट बना दो बट आपको जो की वर्ड्स हैं, जो लाइंस है वो तो लिखनी पड़ेगी ना, वो फ्रेमिंग तो आपको, प्रेजेंटेशन आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप मैनेजमेंट को बोलते हो कि प्रेजेंट करो एज पर एफआरएफ, तो ऐसे ही आई से ही आपको बोल रहा है आंसर को प्रिपेयर करना एंड प्रेजेंट करना एज पर जैसे हम लोग आंसर चाहते हैं, तो ऐसे आंसर ऐसे चाहता है, उसको आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। डन सर।
एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड बिफोर, ये देखो सर वही है ना सर, प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट है कि अभी हमारे पास प्रपोजल आएगा, हम एक्सेप्ट करें ना करें। सर इतने प्रपोजल आते हैं हमारे पास तो पूरे दिन के अंदर, हम तो सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऑडिट एंगेजमेंट का जो प्रपोजल है वो सोच समझ के एक्सेप्ट करना। बाकी प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लेते होगे मेरे को पता है, लेकिन ये वाला जो प्रपोजल है ये डेंजर हो सकता है। तो अब देखना कि क्या देखना सर, मैनेजमेंट प्रपोजल दिया है, उसके अंदर मैनेजमेंट बोल रहा है कि चेंज कर दो आप एंगेजमेंट को जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाए। तो आप उसके अंदर क्या देखोगे, आप ये देखोगे यार कि आपने बिफोर, अरे सॉरी ये प्रपोज वाला नहीं है, ये वो वाला है आपका क्वेश्चन कि आप ऑडिट कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं किया, ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कर तो लिया, वही वाला है कि मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करता है कि चेंज कर दो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर, अपने टर्म्स के अंदर चेंजेस कर दो, लेकिन आपका ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ड्यूरिंग द ऑडिट है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट है। मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया कि बिफोर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, अभी आपका ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट है, ये ड्यूरिंग द ऑडिट, ये ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे उस केस में, सर अगर ऐसा करता है मैनेजमेंट तो हमें पता है हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन एंड ऑल, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसके बेस पे क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लाइंट आपको ऐसे बोलेगा कि मैंने अभी बताया ना आपको कि 10 बज गए हैं, चलो अभी ऑडिटर को बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर में चेंज करेगा, आज फ्राइडे है, चलो बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में चेंज करवाने के लिए ऑडिटर को, उनके पास कुछ फैक्टर्स होंगे। तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सर, वो ये फैक्टर्स हो सकते हैं, सर्कमस्टांस में कोई चेंज आ गए हो, जो आप सर्विस दे रहे हो उसके सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज आ गए हो, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड करो और फिर बोल रहा हो कि सर आप तो 100% चेक करोगे, एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सैंपल चेक नहीं करोगे आप इस एरिया में, तो ऐसा कुछ हो। आपके स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो, मैनेजमेंट ने लगाई हो, सर्कमस्टांस ने लगाई हो, मैंने आपको बताया कोविड-19 की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग गई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लग गई है ऑडिट करते टाइम पर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कोविड-19, तो उस केस में आपको अपने एंगेजमेंट लेटर में वो चीज़ को लिख के देना पड़ेगा कि हमारे स्कोप के ऊपर ये चीज़ों की लिमिटेशन लग गई है बिकॉज ऑफ ये सर्कमस्टांसेस। तो आप चेंज करोगे, आपने पहले एक एक्सेप्ट कर रखा है, उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में आप फिर से चेंज लेकर के आओगे। What are the factors which are relevant to the auditor determination of the acceptability of the financial reporting framework to be applied in the preparation of the financial statement? ये क्वेश्चन है, ये आप देखो, आपको मैंने बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एक, जहाँ पे ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट ने जो एफआरएफ एडॉप्ट किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो वो सर ये वाले फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, ऑडिटर ये देखता है कि नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, कि वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस मतलब जहाँ पैसा कमाने के लिए एंटिटी काम कर रही है, या नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, ट्रस्ट है, जो आपकी एनजीओ है, वैसा कुछ है। तो नेचर ऑफ एंटिटी क्या है। सेकंड चीज देखेगा पर्पस क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस का मतलब क्या होता है सर, जर्नल पर्पस के लिए हो सकती है या आपकी वो स्पेशल पर्पस के लिए हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है सर, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स के लिए बने हैं या सबके लिए बने हैं। जैसे एग्जांपल दो सर, मान लो कोई बैंक है, कंपनी को लोन लेना है बहुत बड़ा, और बैंक के पास गई कंपनी लोन लेने, तो बैंक बोलता है कि पहले आप अपने ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाओ, ऑडिट साइन ऑडिट रिपोर्ट लेकर के आओ, साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर के आओ, तब हम आपका लोन प्रोसेस करेंगे, तब हम बात करेंगे लोन की। तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना करके दोगे, ऑडिट करके जो दोगे मैनेजमेंट को, वो ओनली बैंक की नीड्स के लिए है। स्पेसिफिक यूजर कौन हो गया उसमें, बैंक हो गया, तो उनको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसपीएफएस। और जनरल पर्पस का मतलब सबके लिए है। अगर आप आज रिलायंस की बैलेंस शीट देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, ऑडिट रिपोर्ट देखते हो, जो पब्लिक डोमेन में है, तो वो सबके लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके। ओके सर, द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर देखेंगे सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट, दो टाइप का होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, उसके अंदर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, जितनी चीजें होती है वो 100% होगी जैसे होती हैं। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है सर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, बाकी चीजें उसमें नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट बैलेंसेज होते हैं, बाकी चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो वो आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसा है, पूरा कंप्लीट सेट है या सिंगल सेट है, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद सर ये एक चीज कि लॉ या रेगुलेशन ने वो एफआरएफ के बारे में कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्या, अगर हाँ किया हुआ है तो आप ये देखो मैनेजमेंट ने जो एफआरएफ लगाया है क्या वो उसी लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से जो बोला है वही लगाया है या नहीं लगाया। तो अगर किसी लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है एफआरएफ को तो आप चेक करोगे एज ए ऑडिटर कि उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने लगाया है या नहीं लगाया। तो ये 4 फैक्टर हम चेक करेंगे, इसमें और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट एग्जाम में आप इतना लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। तो सर आपका क्वेश्चन बैंक यहाँ खत्म होता है? हाँ जी सर बिल्कुल, ये पूरा क्वेश्चन बैंक आपका यहाँ पे 100% हमारा खत्म होता है। इसको आप प्लीज़ 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 देखें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे आपको लगता है कि हम और एफर्ट लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आई अगर आपको, थोड़े से नोट्स में स्टार्टिंग में कुछ इश्यू हुआ था उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट उसके अलावा वीडियो 1 घंटे का हो गया होगा, ये इससे ऊपर हो गया होगा, बट इसमें हमने कवर बहुत सारा कर लिया है। इसके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, जिसको बोला ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमने एक्सटेंट जो था कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिस्क को हमने बहुत कम कर दिया। तो ऐसे ही ऐसे 210 के अंदर से हम स्कोर ना करें, इसका रिस्क बहुत कम हो गया है, 0 हो गया। आप ये मान लो, आप ये 2-3 वीडियो जितनी रिवीजन है, जितना क्वेश्चन बैंक करके जाओ एग्जाम में, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम। हमारे चैनल हैं, मेरा नॉलेज हब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पे ओनली ऑडिट की वीडियोस हैं। हमारा एक और चैनल है एनलाइटनिंग सीए क्लासेस, वो चैनल पे आपको बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मिलेंगे, बहुत टीचर्स के वीडियोस मिलेंगे। हमारी पूरी टीम है टीचर्स की, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। वहाँ पे आपको उनकी रिवीजन मिलेंगी, आपको बहुत हेल्प होगा। आप उस चैनल पे जाएं, लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे ही कोई वीडियो आता है किसी भी सब्जेक्ट का। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको एक रूफ के नीचे अवेलेबल हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। ठीक है सर, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।